बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अब उम्र कैद की सजा होगी। योगी सरकार ने पेश किया विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया है। आपको बता दें कि यह सदन में संशोधित विधेयक पास कराया जा सकता है। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर और कड़ी सजा करने का फैसला और लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग भी कानून के दायरे में होगी, अन्यथा 14 वर्ष तक की सजा होगी। सुरेश चौहान के जी ने सबसे पहले ऐसे अपराधियों के लिए उम्र कैद की मांग की थी। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर होगी उम्र कैद की सजा। सरकार ने पेश किया विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकार ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। विदेशी फंडिंग भी अब कानून के दायरे में होगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने उम्र कैद की मांग की थी, अपराधियों के उम्र कैद की मांग की थी। और अब ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने पेश किया विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव। विदेशी फंडिंग पर भी अब कानून के दायरे में होगी विदेशी फंडिंग। और आपको ये भी बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने अपराधियों की उम्र कैद की मांग की थी कई सालों से। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने अपराधियों की उम्र कैद की मांग की थी और अब सरकार ने इस पर फैसला लिया है कि जल्द ही लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होगी। यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत मिश्रा जी, जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज लगातार और सुदर्शन न्यूज के हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी लगातार उसको लेकर आवाज उठाते नजर आए कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होना चाहिए, और अब इस पूरे मसले पर सरकार भी विचार करती नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है मामले में, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, जिस चीज की डिमांड पिछले कई वर्षों से लगातार सुदर्शन न्यूज कर रहा था और जिस तरीके के गंभीर अपराध लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से संबंधित होते थे, उनके ऊपर उम्र कैद की मांग लगातार की जा रही थी। और वो जो डिमांड थी, वो जो मांग थी, वो आज पूरी होने वाली है। और यूपी सरकार आज धर्म परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक कल सदन में पेश किया गया था, उसके ऊपर आज चर्चा करेगी और चर्चा करके उसको पास कराया जाएगा। मेरे पास इस समय जो विधेयक है उसकी कॉपी है। ये आज के उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यसूची है और इस कार्यसूची में 28वें नंबर पर ये जो पूरा विधेयक है, ये 28वें नंबर पर रखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। ये वो विधेयक होगा जिसके ऊपर आज विचार किया जाएगा और कुल मिला के 23 ऐसे विधायक होंगे जो इस पूरे प्रस्ताव के समर्थन में वहां पर अपना विचार रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और लगातार खासतौर पर मांग की जा रही थी कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और उसी संशोधन को सरकार आज पेश कर रही है। क्योंकि लव जिहाद के जितने भी मामले आते थे, उन सभी मामलों में अब तक जो सजा थी उसको दुगना किया गया है। जो सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले आते थे, उनमें उम्र कैद तक की सजा दी गई है। पास्को के संबंधित जो मामले आते थे, महिलाओं से संबंधित जो मामले आते थे, SC/ST से संबंधित जो मामले आते थे, उनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्म परिवर्तन का जो एक तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा था, वो एक तरफा नहीं था, वो दो तरफा था। एक तरफ मुसलमान लगातार धर्म परिवर्तन करवा रहे थे हिंदुओं का, और दूसरी तरफ प्रार्थना सभाओं के माध्यम से क्रिश्चियन कन्वर्जन भी बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा था। और उनके निशाने पर खास तौर पर जो SC/ST वर्ग के लोग होते थे, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो लोग होते थे, आदिवासी जो लोग होते थे, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर का इलाके हैं, उन इलाकों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो जो लोग थे वो खास तौर पर सबसे ज्यादा निशाने पर रहते थे और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से
सामूहिक धर्म परिवर्तन होता था, वो अब नहीं हो पाएगा। और ऐसा इस तरीके से जो प्रार्थना सभाएं कराने वाले जो लोग थे, जो फादर होते थे, ये सब जो लोग होते थे, इनके ऊपर अब कठोरतम कार्रवाई हो पाएगी। तो जी। ये एक बड़ा अचीवमेंट भी होगा सरकार का। इस तरीके के जो धर्म परिवर्तन के मामले लगातार निकलते चले आ रहे थे, उनको रोकने के लिए रजत सरकार जी, ने जिस लेकिन तरीके से देखना जरूरी होगा कि जिस तरीके से योगी सरकार ने इस पर विचार करके इसे विधेयक को पेश किया है, पूरे देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए और हम यही मांग करते हैं कि पूरे देश भर में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ ये कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल, लगातार ये मांग उठ रही है कि जिस तरीके का कठोर कानून लगातार उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, और जी। जब उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी उसके बाद ही कई अन्य राज्यों ने भी लव जिहाद से संबंधित जो कानून है वो बनाए थे। और जिस समय उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी तभी ये मांग उठी थी कि इसी तरीके का जो कानून है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाया जाए, ताकि जी। पूरे देश में समान कानून हो, समान तरीके की सजा हो। लेकिन अब फिलहाल चूंकि सरकार ने यहाँ पर, योगी सरकार ने इस पे कठोर कदम उठाए हैं, लगातार जो मामले आ रहे थे और खास तौर पर जो लव जिहादी पकड़ में आ रहे थे, वो जैसे जैसे कोर्ट से छूट भी रहे थे तो फिर वापस जाकर उसी तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हो रहे थे, उन सबको रोकने के लिए अब ताउम्र कैद रहे, ताउम्र जेल की सलाखों में रहे, इसकी जो तैयारी है वो योगी सरकार ने की है। और इसीलिए अब इस तरीके के मामलों में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो जुर्माना लगता था उस जुर्माने को भी बढ़ाया गया है। अगर आप ये देखिए तो कमोबेश जितनी भी सजाएं थी उन सबको दोगुना किया गया है, जुर्माना दोगुना किया गया है। और खास तौर पर जो तीन सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसमें सबसे पहले लव जिहाद, दूसरे नंबर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन और तीसरे नंबर पर महिलाओं और खास तौर पर SC/ST वर्ग की महिलाओं के साथ और नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरीके के अपराध किए जाते थे, उन अपराधों में सजा को सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ये अपने आप में प्रशंसनीय है और लगातार अब इसकी तारीफ भी हो रही है, क्योंकि पब्लिक भी ये बात कह रही थी कि और सख्त सजा ऐसे जिहादियों को होनी चाहिए जो नाबालिग बच्चियों को गुमराह करते हैं और उसके बाद उनको भगा के ले जाते हैं, बहला फुसला के ले जाते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तित करा के उनको जी। ये जो तमाम बातें लगातार हो रही थी, जिस तरीके से सीधा जो हमला हो रहा था उसको रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिस तरीके का संशोधन आज पेश किया जा रहा है, आज ये संशोधन जब विधानसभा में पेश किया जाएगा, इसके बाद इसको विधानसभा में पेश करने के बाद विधान परिषद में भेजा जाएगा और उसके बाद एक प्रवर समिति होगी, जिस प्रवर समिति में इस पूरे संशोधन विधेयक को पास कराया जाएगा और उसके बाद ये राज्यपाल के पास जाएगा और जी। उसके बाद से ये संशोधन जो है वो कानून के तौर पर इंप्लीमेंट हो ठीक जाएगा। है रजत जी, देखा जाए तो ये योगी सरकार की एक अच्छी पहल है और हम यही मांग करते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह का कुछ कदम उठाया जाए। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपसे जरूर लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। एलजी ने घटना में जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे देने की घोषणा की है और 24 घंटे के भीतर दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और एमसीडी के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एमसीडी का सीलिंग अभियान लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर घटना की जांच के लिए समिति भी गठित की है। आपको यह भी बता दें कि समिति कारणों की जांच करेगी और जिम्मेदारी भी तय करेगी, साथ ही साथ उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश भी करेगी। समिति 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और समिति के अतिरिक्त सचिव, MOUHA, प्रमुख सचिव गृह, दिल्ली सरकार, विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। वही आपको यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को 5 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है। कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए समिति बना दी गई है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए समिति बनाई है। आपको बता दें कि 30 दिन में सौंपनी होगी समिति को रिपोर्ट और मृत छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की घोषणा यहां पर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संगीता झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। संगीता, कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए अब समिति बना दी गई है और समिति को यह निर्देश दिया गया है कि 30 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। क्या कुछ मामले में अपडेट है, पूरी बताइए।
संगीता की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए अब समिति बना दी गई है। समिति को 30 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए ये समिति बनाई है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मृत छात्रों छात्राओं के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की घोषणा की गई है मुआवजे के तौर पर। पूरे मामले पर जांच जो है वो जारी है, कार्रवाई जो है वो जारी है। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है और छात्रों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से ये घटना घटी, उसके बाद छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी मुखर्जी नगर में छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन जारी है। हमने देखा कि घटना घटने के बाद जो छात्र छात्रा हैं वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एमसीडी का सीलिंग अभियान जारी है। हालांकि एमसीडी की तरफ से कार्रवाई तब की गई जब छात्र छात्राओं में आक्रोश देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने एमसीडी आवास के बाहर जाकर वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद एमसीडी का सीलिंग अभियान जारी है। हालांकि हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन बुलडोजर की कार्रवाई भी यहां पर हुई। 5 बुलडोजर वहां पर पहुंचकर बुलडोजर जो जेसीबी है वो वहां पर अवैध रूप से बनाए कोचिंग संस्थान को तोड़ने का काम किया। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत तूल पकड़ती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच कार्रवाई भी जारी है। इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने समिति बनाई है और इस समिति को 30 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। हर एक पहलू पर जांच करते हुए जो समिति है उसे रिपोर्ट सौंपनी होगी। आपको बता दें कि समिति में अतिरिक्त सचिव MOUHA, प्रमुख सचिव दिल्ली सरकार, विशेष CP दिल्ली पुलिस, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे। वहीं इस मामले में छात्रों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। आज भी प्रदर्शन जारी है। हमने देखा कि बीते दिन लगातार छात्रों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में 5 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला PAC की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखें, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए। महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी। वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा
महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सौदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से, उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें, कुल कितनी घटनाएं घटित हुई? आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती हैं कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए
एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रश्न संख्या 2 श्री अनिल प्रधान। नहीं, श्री अनिल प्रधान नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका इसमें 3 माननीय सदस्य हैं, इसीलिए सीधा प्रश्न पर आइए क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमाम गंगे का नहीं, आप पूछो। आज पूरे प्रदेश में सर हर घर नल योजना का जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गांव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया गांव के द्वारा बनाई गई हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हो, अम्बेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद नीति बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई हो, पूरे गांव के पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया है। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे, तो इससे संबंधित मेरे 2-3 विषय हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूँगा कि जो आपने जो हमारे प्रश्न के जवाब में प्रश्न में आपने जो जवाब दिया है कि 2024 तक पानी आप दे पाएंगे, दे देंगे दिसंबर तक। अब वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। मेरा जो पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि आपके विभाग द्वारा जो सड़कें खोदी गई हैं, क्या उन्हें पुनः उसी। और यूपी विधानसभा की कार्यवाही देख रहे थे आप, जहां पर सवाल और जवाब का दौर जारी है।